अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज के इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हमारे पास क्यों आई थी? जब ये हमारे पास स्टार्वेशन का एक प्रोसेस आ जाता है जो स्टार्वेशन में चला जाता था, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आई। राउंड रॉबिन क्या करते हैं? एक फ़िक्स इंटरवल ऑफ टाइम देता है, क्वांटम देता है, यानी कि 2 यूनिट तक एक प्रोसेस चलेगा और 2 यूनिट जैसे कंप्लीट हो जाएंगे उसको लाजमी प्रीएम्प्ट होना है। और दूसरा जो रेडी क्यू, इसमें दो कंसेप्ट है, एक रेडी क्यू एक रनिंग क्यू। जो रनिंग क्यू होगी वो ऑब्वियसली चल रही होगी ऑन द रन टाइम, और रेडी क्यू होगी जो इसमें प्रोसेसेस हमारे पास जो प्रीएम्प्ट हो चुके हैं वापस जाके रेडी क्यू के एंड पे जाके दोबारा से लाइन में लग जाते होंगे, और जो रेडी क्यू में फर्स्ट में आ रहे होंगे वो वापस हमारे पास रनिंग क्यू में आते जाएंगे। किस तरीके से होता है हम इसको देख लेंगे, लेकिन इसमें टाइम क्वांटम का कंसेप्ट है कि जितना हमें इंटरवल ऑफ टाइम दिया जाए उस हिसाब से हमने उसको प्रीएम्प्ट कराना है उस प्रोसेस को हर हाल में। तो ये हर हाल में प्रीएम्प्टेड हमारे पास शेड्यूलिंग है, इसको हम नॉन प्रीएम्पशन में कभी भी नहीं ला सकते। इसका कंसेप्ट ही प्रीएम्पशन पे है। CPU is assigned to the process on the basis of CFS or for a fixed amount of time. This fixed amount of time is called as time quantum और time slice। उस जो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम हमने पहले से डिफाइन किया होता है उसको क्या कहते हैं? टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। After the time quantum expires, the running process is preempted and sent to the ready queue। जैसे ही वो टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाएगा, 2 यूनिट का है तो 2 यूनिट जैसे उस प्रोसेस से ख़त्म हो जाते हैं, बेशक उसका बर्स्ट टाइम जो है 5 हो, लेकिन उसका जो टाइम क्वांटम 2 है तो 2 जैसे कंप्लीट हो जाएगा वापस अपना 3, उसका कितना बर्स्ट टाइम रहेगा 3, तो 3 के साथ ही वो वापस रेडी क्यू में जाके दोबारा लाइन में लग जाएगा। द रनिंग प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड एंड सेंट टू द रेडी क्यू। देन द प्रोसेसर असाइन टू द नेक्स्ट अराइव प्रोसेस। जो उससे पहले आगे प्रोसेस पड़ा होता है उसको हम पहले जगह दे देते हैं। इट इज़ ऑलवेज प्रीएम्प्टिव इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑलवेज हमारे पास प्रीएम्प्टिव इन नेचर होता है। इसके हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस हुज अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम आर गिवन बिलो। हमारे पास अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम गिवन है, जिसका है P1 P2 P3 एंड P4 एंड P5। उसका 0 1 2 3 4 5 4 एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है। 5 3 1 2 3 इनके बर्स्ट टाइम्स है। अब इनका जो टाइम क्वांटम दिया हुआ है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, वो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, टाइम क्वांटम 2 है। इन्होंने बोला कि एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम इसका कैलकुलेट करके दिखाएं। तो चलें इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या होता है? गेन चार्ट। इस गेन चार्ट के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, एक होगा रेडी क्यू। रेडी क्यू को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडी क्यू मेंटेन नहीं की तो समझो कुछ मेंटेन नहीं किया। और उसके बाद दूसरी जो हमारे पास क्यू होती है वो होती है रनिंग क्यू। अब रेडी क्यू हम बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने बाकी रनिंग क्यू बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा? P1, प्रोसेस P1 आया, ठीक है। इसको मैं ज़रा साइड पे रख देती हूँ। हमारे पास प्रोसेस P1 आया, ठीक है, 0 पे। तो P1 हमारे पास रेडी क्यू में आ चुका है, ठीक है। P1 आ चुका है और साथ ही हमारे पास रनिंग क्यू में भी आ गया। P1 0 पे आया P1, और इसका टाइम क्वांटम कितना है? 2, यानी कि 2 यूनिट तक चलेगा, दोबारा से प्रीएम्प्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया? P1 आ चुका है, ठीक है। उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 5। तो यानी कि कहाँ तक चलेगा? 1 2 यूनिट तक चलेगा। इसके अंदर ना शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, ना SGF है, ना ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नथिंग। आपने कोई एल्गोरिदम नहीं सोचना, बस सिंपल आपने सोचना है कि जो पहले आया वो पहले पाया, लेकिन कब तक? जब तक उसका टाइम क्वांटम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये देखिए उसका 2 आ गया। तो इस 1 के दौरान जो पहले इसके दौरान आ चुके होते हैं उनको भी साथ साथ रेडी क्यू में लिखना होता है, क्योंकि देखो 1 यूनिट जब इसका एग्जीक्यूट हुआ था तब तक कुछ ना कुछ तो आया था ना। तो P2 तब तक आ चुका था, रेडी क्यू में आ चुका था P2, और जैसे उसका 2 कंप्लीट हुआ तो 2 पे कुछ ना कुछ तो आया होगा। देखो 2 पे क्या आया था? P3, तो P3 भी आया था। तो जब P3 भी आ चुका था उसके बाद ये 2 यूनिट इसने कंप्लीट किए और P1 क्या हो गया? यहीं से प्रीएम्प्ट, यानी P1 एग्जीक्यूट हो चुका था, अब यहीं से वो प्रीएम्प्ट हो गया, यानी कि वापस रेडी क्यू में जाके लग गया। P1 जाके वापस लाइन में लग गया, लेकिन उसका टोटल बर्स्ट टाइम कितना था? 5। तो उसमें से कितना हो चुका है? 2। तो 5 - 2 करो तो कितना बनता है? 3। तो उसका 3 रहता है। तो मैं यहाँ पे साथ ही इसके नीचे यहाँ लिख दूंगी 3। इसका बर्स्ट टाइम 3 रहता है, ठीक है। ये मैंने अपनी एक ट्रिक निकाली है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं कि उसका बर्स्ट टाइम 3 रहता है और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, 3 के साथ ही पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास P2 का बर्स्ट टाइम कितना था? 3। तो यहाँ पे P2 का बर्स्ट टाइम कितना था? 3, और P3 का बर्स्ट टाइम कितना था? 1।
तो यहाँ पे 1। तो उसके बाद P2 ने तो आना ही आना था, क्योंकि रेडी क्यू में जो लाइन वाइज आते हैं तो लाइन वाइज ही आएंगे। तो P2 आ गया, तो P2 आया, उसने भी 2 3 4 यूनिट तक उसने चला, ठीक है। और जैसे 4 यूनिट तक चला तो उसके बाद 4 यूनिट तक जब ये 3 पे गया था कुछ आया था प्रोसेस, तो 3 पे देखिए हमारे पास कोई प्रोसेस आया था P4 आया था, रेडी क्यू में P4 जाके चला गया, ठीक है। और जब 4 आया तो 4 पे कोई प्रोसेस आया था P4 पे P5 आ चुका था, तो P5 भी आ चुका था। उसके बाद जाके ये प्रीएम्प्ट होगा, ठीक है। ये जो इसको प्रीएम्प्ट करना है वो उसके दौरान अगर कोई आए हैं उनको पहले लिखना है और उसके बाद उसको प्रीएम्प्ट करना है। तो P2 जो है उसके बाद प्रीएम्प्ट होगा, तो कितना P2 आ गया, ठीक है। क्यों प्रीएम्प्ट हुआ, क्योंकि इसका टोटल बर्स्ट टाइम कितना था 3। तो 3 के मुताबिक ये देखें, 3 के मुताबिक इसके हमने सिर्फ 2 यूनिट कंज्यूम किए, यानी कि 2 यूनिट तक चला है। तो जब 2 यूनिट तक चला है तो कितना रह गया यूनिट 1, तो इसका 1 यूनिट अभी भी पड़ा हुआ है, उसने एग्जीक्यूट होना है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आया, P3 की बारी आई रेडी क्यू में, उसके बाद P3 पड़ा था, P3 को हमने एग्जीक्यूट किया, उसका बर्स्ट टाइम कितना है 1, तो 4 5। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो इसको 6 तक जाना चाहिए क्योंकि क्वांटम तो 2 यूनिट का मिल रहा है। नहीं, जितने यूनिट उसका मिल रहा है वो तब होता है जब वो मैक्सिमम है, यानी कि अगर उसे कम है, अगर मैं 4 का बोलती है 5 का बोलती क्वांटम, तो अगर उसे कम का आ रहा है तो उसको इतना ही टाइम मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा फालतू का। तो अगर उसका 1 ही बर्स्ट टाइम है तो उसको 1 ही यूनिट मिलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बेशक उसका क्वांटम जो है ना, वो क्वांटम उसके लिए यूज़ हुआ था कि अगर कोई प्रोसेस बहुत देर तक चलता रहे ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने टाइम क्वांटम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया ताकि आसानी हो कि हम उसको प्रीएम्प्ट कराएं, ताकि अगले प्रोसेस को टाइम मिल सके आने के लिए। तो ये हमारे पास कंप्लीट का कंप्लीट, ये दोबारा जाके रेडी क्यू में नहीं लगेगा। P1 कितना रह गया था 3, तो P1 वापस आया इधर, ठीक है, P1 आ रहा है। और ये कब तक चलेगा 5 6 7 2 यूनिट तक चला। अभी भी जो है हमारे पास पूरा 3 क्यों नहीं चला, क्योंकि 2 यूनिट के बाद उसने प्रीएम्प्ट होना लाजमी है। तो P1 दोबारा जाके लाइन में लग गया, क्योंकि इसके बाद 4 यूनिट ऑफ टाइम के बाद कोई और तो आया ही नहीं हमारे पास प्रोसेस, तो हम इसी को इन्हीं को आगे आगे करके लिखेंगे। और इसका कितना रह गया, 1 यूनिट ऑफ टाइम रह गया। P4 हमारे पास कितना था, P4 हमारे पास फर्स्ट टाइम है 2, एग्जैक्टली 2 था। P4 आया 7 8 9, ये तो पूरा का पूरा ही ख़त्म हो गया। उसके बाद आया हमारे पास P5, उसका था 3, तो P5 आया हमारे पास 9 10 11 तक गया, और इसका बर्स्ट टाइम कितना रह गया है P5 का 1, ठीक है। उसके बाद P2 की बारी है, P2 आया हमारे पास, उसका तो बर्स्ट टाइम था ही 1, तो 11 12, ठीक है। उसके बाद P1 आया हमारे पास, उसका भी बर्स्ट टाइम कितना था 1 यूनिट 13। उसके बाद P5 आया, तो P5 का भी बर्स्ट टाइम कितना था हमारे पास 1, तो रह गया था तो 13 14। अब हमारे पास गेन चार्ट बन चुका है कि 0 से 2 तक P1 चला, फिर P2 P3। अब इन सब के एग्जैक्ट टाइम मैं लिख देती हूँ, P1 P2 P3 P4 एंड P5। इन सब के एग्जैक्ट टाइम अगर मैं लिखूँ तो P1 का एग्जैक्ट टाइम क्या है, P1 कहाँ ख़त्म हुआ है 13 पे, तो इसका एग्जिट टाइम क्या है 13। P2 का एग्जिट टाइम क्या है P2 12। P3 का एग्जिट टाइम देखें तो P3 का एग्जिट टाइम क्या है 5। P4 का अगर एग्जिट टाइम देखें तो P4 का क्या है 9। P5 का अगर एग्जिट टाइम देखें तो क्या है 14। तो हमारे पास एग्जिट टाइम्स हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसका टेबल ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगी। तो 13 12 5 9 एंड 14, तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम लिखे हुए हैं। टर्न अराउंड टाइम फॉर P1 कितना है 13 - 0, क्योंकि सीक्वेंस है तो 0 1 2 3 4 5 4 तक हमें तो पता है। तो 13 - 0 13, 12 - 1 11, 5 - 2 5 यानी एग्जिट टाइम था और अराइवल टाइम क्या था 2, तो 5 - 2 3, यानी कि P3 को कितना टोटल टाइम लगा 3 यूनिट, और 9 - 3 6, 14 - 4 10, ये टोटल हमारे पास क्या है टर्न अराउंड टाइम आया फॉर ईच प्रोसेस। बिल्कुल इसी तरीके से हम वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम क्या होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 13 माइनस P1 का बर्स्ट टाइम कितना था हमारे पास था 5, तो 5 था, तो 13 - 5 क्या हुआ 8, उसने 8 यूनिट तक उसने वेट किया। फिर 11 - 3 यानी कि P2 जो था 11 उसका टर्न अराउंड टाइम था, टोटल उसका 11 यूनिट्स लगे, लेकिन उसका जो बर्स्ट टाइम था वो कितना था 3, तो 11 - 3 8। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सबको भी वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया हमने, और एवरेज हमने किस तरह निकाला कि इन सबको प्लस किया 13 + 11 + 3 + 6 + 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि थे 5। तो 43 डिवाइडेड बाय 5 कितना है हमारे पास 8.6 यूनिट्स। और नेक्स्ट वेटिंग टाइम बिल्कुल इसी तरीके से हमने कैलकुलेट किया इन सबको ऐड करके, तो हमारे पास आया 5.8 यूनिट्स। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को।
प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास, कंसीडर द सेट ऑफ 6 प्रोसेसेस हुज अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम आर गिवन बिलो। और यहाँ पे हमारे पास 6 तरह के प्रोसेसेस जिनके अराइवल टाइम भी 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपने देखे 5 को नहीं लेते ना, 4 के बाद इन्होंने 6 लिखा है, उसका अराइवल टाइम क्या है 6। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में, और अराइवल टाइम तो कभी भी हो सकता है, किसी भी यूनिट ऑफ टाइम में हो सकता है। यहाँ पे मैं 6 भी लिख सकती थी, 9 भी लिख सकती थी, कुछ भी हो सकता है। और इसका बर्स्ट टाइम भी सेपरेट है, हर किसी को अपना सेपरेट टाइम लगता है। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को भी, और इस न्यूमेरिकल का मैं आपको गेन चार्ट दिखा देती हूँ और रेडी क्यू भी दिखा देती हूँ। ये इसकी रेडी क्यू है और ये साथ में इसका नीचे है P1 P2 P3। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका गेन चार्ट हाईलाइट करके लिख दिया है, ठीक है। लेकिन इसको आपने करना खुद है, ये आपका होम टास्क है। मैं आपको कराऊंगी इसका प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि लास्ट प्रॉब्लम है, और इसके जो बाकी फर्दर प्रॉब्लम्स जो एक्सरसाइज में गिवन है वो इस प्लेलिस्ट के एंड पे जो वीडियो मेंशन है उसके अंदर सारे प्रॉब्लम्स गिवन है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ पर पूरी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दिया गया प्रॉपर समझा के। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ रहा था आइडल टाइम का। तो मैंने कहा कि मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 3 समझा देती हूँ, वो आपको होम टास्क में नहीं दिया जाता, वो आपको समझा देती हूँ, क्योंकि ये जो आइडल का कंसेप्ट है यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 2 है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 है। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें डिफरेंट प्रोसेसेस मेंशन है, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। उसके अराइवल टाइम भी मेंशन है, लेकिन आप ये ज़रूर नोटिस करें कि यहाँ पे कोई भी प्रोसेस 0 यूनिट ऑफ टाइम पे अराइव नहीं हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे उनके डिफरेंट बर्स्ट टाइम मेंशन है। चलिए हम उसकी बनाते हैं रेडी क्यू और एक साथ ही हमारे पास रनिंग क्यू। अब दो हमारे पास क्यूज़ बन गई, तो रेडी क्यू में सबसे पहला प्रोसेस जो आया होगा वो कौन सा है, वो हमारे पास है P4, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ टाइम पे हमारे पास सबसे पहला यूनिट ऑफ टाइम पे कौन आया था P4। तो हमारे पास रेडी क्यू में क्या आ गया P4, ठीक है। अब चूंकि रेडी क्यू में है ही P4 तो उससे P4 चलेगा, लेकिन 0 पे क्या कोई प्रोसेस आया था, नहीं। तो ये कब तक 1 यूनिट टाइम तक ही क्या था, आइडल रहा। तो कब तक, 1 तक, क्योंकि 1 पे तो फिर फ़ौरन से P4 आ गया था। अगर यहाँ 2 लिखा होता P4 का तो हम यहाँ 2 तक इसको आइडल रखते। तो P4 जैसे ही आया, ठीक है, और कितने यूनिट ऑफ टाइम तक चला, इसका हमारे पास क्वांटम हमें मेंशन है इक्वल टू 3। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपका क्वांटम कितना है, 3। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला। और इसका P4 का बर्स्ट टाइम कितना था टोटल, 9। तो ये टोटल 9 तक इसने एग्जीक्यूट किया, नहीं बल्कि 3 यूनिट ऑफ टाइम चला, ठीक है। और उसके बाद टोटल 9 था, तो 6 यूनिट ऑफ टाइम अभी भी इसका रहता है, लेकिन उसको वापस से रेडी क्यू में पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि जब भी नए प्रोसेस दौरान आएंगे तो जितना रिमेनिंग होगा वो उसके क्यू के एंड पे चला जाएगा। तो 1 यूनिट ऑफ टाइम से लेकर 4 यूनिट ऑफ टाइम के दौरान कोई और प्रोसेस आया था, बिल्कुल आया था। 2 पे क्या आया था, P5 आ चुका था, ठीक है। और 3 पे फिर अराइवल टाइम 3 पे क्या आया था, P3 आ चुका था। फिर अराइवल टाइम P4 पे क्या आया था, P2 आ चुका था। लेकिन अभी तक चूंकि P5 का एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, P5 अराइवल टाइम P5 तक हम पहुंचे नहीं थे, तो हम P5 को P5 नहीं लिखेंगे, सॉरी P1 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसका यूनिट ऑफ टाइम 5 है और वहाँ तक अभी तक हम नहीं पहुँचे थे। अब ये आ चुके, यहाँ तक सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके थे। अब जो इसका रिमेनिंग है, अब मैं वहाँ जाके लिख सकती हूँ P4 कितना रिमेनिंग है, 9 - 3 6, इसका 6 है। बाकी सबका बर्स्ट टाइम लिखना चाहते हैं, बर्स्ट टाइम लिख ले, आसानी हो जाती है। P5 का बर्स्ट टाइम कितना है, 2। P3 का बर्स्ट टाइम कितना है, 7। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 6, ठीक है। अब P4 तो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम बारी किसकी है नेक्स्ट में, P5 की। तो हम P5 को इस तरीके से लिख देंगे। अब अगर रेडी क्यू मेंटेन नहीं करेंगे तो पूरा राउंड रॉबिन अल्गोरिदम ख़राब हो जाएगा, आपका सही काम नहीं करेगा। इसको भी 3 यूनिट ऑफ टाइम तक चलाना है, लेकिन इसका तो है ही कितना, 2। तो इसका 2 यूनिट ऑफ टाइम तक चलाएंगे, 4 5 6, क्योंकि चलना ही 3 तक, उसको उसके पास इजाज़त थी कि 3 तक चल सकते, लेकिन कम है तो हम कम तक ही चलाएंगे, उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। जो आप कह रहे हैं ना 1 यूनिट बचता है तो उसको और मिलेगा या फिर क्या, वो उसको नहीं मिलेगा। जितना है, जितना एफिशिएंट उतना है कि जितना उससे हम टाइम बचा सके। तो 6 तक चला और P5 ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म। आगे P5 का कोई जिक्र नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, P3। P3 से पहले आप यहाँ पे देखें 4 से लेकर 6 यूनिट टाइम तक क्या कोई और प्रोसेस आया था। तो P5 पे देखो, P5 पे P1 आ गया था, P1 उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 5। उसके बाद 6 यूनिट ऑफ टाइम पे कौन सा आया था, P6, उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3, ठीक है।
अब हमारे पास सारे जो प्रोसेसेस थे जितने भी हमें मेंशन हुए हमें वो सारे के सारे रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब जो बचता जाएगा रेडी क्यू के एंड पे जाता जाएगा, अटैच होता जाएगा। ठीक है, अब P3 हमारे पास P3 की बारी है। ठीक है, 7 बर्स्ट टाइम है इसका, लेकिन अभी कितना चलेगा, सिर्फ 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो 6 7 8 9 9 तक चला, तो कितना रह गया, 7 माइनस 3 करो तो कितना बचता है, 4। तो P3 रेडी क्यू के एंड पे चला गया और कितना उसका टाइम क्वांटम बचता है, 4। सॉरी, टाइम उसका रिमेनिंग है 4, क्वांटम तो है ही 3, वो तो फिक्स है। उसके बाद P2 की बारी है। P2 आया, 9 10 11 12 तक चलेगा, लेकिन उसका टोटल यूनिट कितना है, 6। और उसने कितना एग्जीक्यूट किया, 3। तो 6 माइनस 3, 3 अभी भी उसका रहता है। P2 3 अभी भी उसका पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अब बारी आती है P4 की। P4 उसका भी 6 था, 12 15 तक चला, और फिर उसके बाद उसका भी P4 का भी 3 अभी भी रहता है। उसी के साथ ही P1 चला, 5 था, अब कितना रह गया उसका, 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा तो कितना हो गया, 18। और अब कितना रह गया, 2। तो P1 5 माइनस 3 करो तो 2 बचता है, तो 2 हमने एंड पे लिख दिया, रेडी क्यू के एंड पे जाते जाएंगे। फिर उसके बाद P6 तो था ही 3, तो टोटल का टोटल एग्जीक्यूट हो गया 21 तक। उसके बाद हमारे पास P3 आ गया वापस से। P3 4 यूनिट ऑफ टाइम बचता था उसका, लेकिन अभी भी 21 22 23 24 एंड 25। तो 21 में अगर हम 3 प्लस करें तो कितना बनता है, 24। तो P3 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए कंज्यूम हुआ। ठीक है, उसके बाद P3 का कितना बच गया, 1 यूनिट। तो ये P3 भी हो गया। उसके बाद उसका 1 यूनिट जो रह गया फिर रेडी क्यू के एंड पे चला गया। फिर P2 तो अब रह ही 3 गया था, तो 3 का 3 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, 24 25 26 27। ठीक है, और ख़त्म हो गया। अब दोबारा से रेडी क्यू के एंड पे नहीं जाएगा क्योंकि बचा ही नहीं प्रोसेस। ठीक है, P4 उसका भी 3 रह गया था, तो ये 30 तक गया, तो P4 भी एंड हो गया। फिर P1 और ये 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, तो ये 32 तक चलेगा। फिर आया है P3 की बारी, ये 1 यूनिट ऑफ टाइम तक चलेगा, तो 32 33 34। तो 34 पे हमारे प्रोसेस का ये गेन चार्ट बन चुका है। अब इसमें से हम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे कि हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या है वगैरह सारा कुछ। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पूरा का पूरा इसका गेन चार्ट मेंशन है। यहाँ P3 का आप दुरुस्त कर लें, 32 से 33 1 यूनिट ऑफ टाइम बचता था, तो हमारे पास 32 33 2 यूनिट ऑफ टाइम नहीं आगे आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस ID 32 पे एंड हुआ। P1 का अगर आप देखें यहाँ पे, तो P1 किस पे एंड हुआ है, 32 पे। तो टर्न अराउंड टाइम कितना बनता है, टोटल टाइम जितना उसको लगा माइनस उसमें से कितना कर दो उसका अराइवल टाइम, तो 32 माइनस 5 कितना बना, 27। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सबका भी करो, 27 माइनस 4 23। और वेटिंग टाइम कितना होता है, वेटिंग टाइम हमारे पास होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। जितना हमारे पास टर्न अराउंड टाइम था, यानी टोटल उसको कितना टाइम लगा, और उसमें से बर्स्ट टाइम जितना उसको एक्चुअली काम लगा उसमें को माइनस कर दो, तो जितना बाकी रिमेनिंग टाइम उसने यूज़ किया वो उसका वेटिंग टाइम, तो उसमें कोई उसने करामत काम नहीं किया। तो इसी तरीके से आप इन सारों के टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रायोरिटी एल्गोरिदम की तरफ, वो भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, क्लास फेलोज़ में शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का इल्म हो सके किस तरीके से एल्गोरिदम सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।